माँ शारदे को नमन। दोस्तों, आज अपन कक्षा 12वीं की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। बायोलॉजी का आज अपना पहला दिन है। तो बायोलॉजी का अपन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन पर। मैं हूं प्रवीण प्रजापत। तो शुरू करते हैं। आज पुष्प के बारे में अपन थोड़ा सीखेंगे। पुष्प क्या होते हैं, पुष्प में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पादप किसको कहते हैं, और पुष्पी पादपों में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, उनमें नर युग्मक का काम कौन करता है, मादा युग्मक का काम कौन करता है, पराग कण क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया क्या होती है, बीज कैसे बनते हैं, भ्रूण कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे एक बीजपत्री पादप होते हैं, कैसे द्विबीजपत्री पादप होते हैं, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन धीरे धीरे करके अध्ययन करने वाले हैं। तो पेन कॉपी ले लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ। एक प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जो पुष्प धारण करते हैं, जिनमें पुष्प खिलते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, उनको अपन नॉर्मली पुष्पी पादप कहते हैं। आपने 11वीं कक्षा में 5 जगत वर्गीकरण में प्लांटी को पढ़ा होगा, पादप जगत। पादप जगत में आपने पादप जगत को भी अपनों ने 5 भागों में बांटा था: शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वे पादप है जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। वैसे पुष्प पाए जाना एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण होता है। तो अपन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये पुष्पी पादप होते हैं एंजियोस्पर्म, और आज की दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित जो पादप है, सबसे ज़्यादा विकास जिनमें हुआ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा जटिल संरचनाएं जिनमें पाई जाती है, वो पुष्पी पादप है। पुष्पी पादपों में समय आने पर, एक निश्चित ऋतु मौसम आने पर पुष्प खिलता है और पुष्प में जनन संरचनाएं पाई जाती है। पुष्प में नर जनन संरचनाएं भी होती है, मादा जनन संरचनाएं भी होती है, और नर जनन संरचनाएं और मादा जनन संरचनाएं मिलकर लैंगिक जनन करती है और नए पादप का विकास करती है। आपको ज्ञात होगा कि लैंगिक जनन जो होता है वो आनुवांशिकता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सारी जो विभिन्नताएं, जो जिनका राज, विभिन्नताओं का जो राज छिपा होता है, वो सारा लैंगिक जनन के अंदर छिपा हुआ होता है। तो लैंगिक जनन के अंदर अपन सबसे पहले पुष्प और पुष्प की संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपन एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, तो अपन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो बनिए रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, पुष्पी पादप जो होते हैं, पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पादप भी कहते हैं, जिनका बीज किसी न किसी आवरण से ढका हुआ होता है, आवृत बीजी पादप। एंजियोस्पर्म ये सबसे विकसित पादप है, सबसे विकसित पादप। दोस्तों, पुष्पों का अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुष्प हर प्रोग्राम में अपने यहाँ काम आते हैं। जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक पुष्पों का बहुत महत्व है। मृत्यु में भी पुष्प उड़ाते हैं, जन्म होते हैं तब भी पुष्प, शादी में भी पुष्प, श्रृंगार में भी पुष्पों का बहुत महत्व है। तो पुष्प का आर्थिक, सामाजिक तौर पर बहुत महत्व है। पुष्प की खेती को, जैसे आपने सुना होगा, पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। देखिए, अपन एक पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
पुष्प कैसा होता है। पुष्प की जो संरचना होती है वो बहुत ही सिंपल सी एक संरचना होती है। देखिएगा, पुष्प जिस पर विद्यमान रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, उसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। इस पुष्पासन पर पुष्प विराजमान रहता है, पुष्प को पुष्पासन धारण किए रहता है, पुष्पासन के ऊपर पुष्प रहता है। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य जनन भाग है और बाकी 2 जो होते हैं वो सहायक भाग होते हैं। तो पुष्प के मुख्य 4 भागों में सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर में मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो स्त्री केसर जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये यहाँ नीचे से फूला हुआ भाग होता है। स्त्री केसर का ये जो फूला हुआ भाग, निचला भाग जो होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय कहा जाता है। और ये जो ऊपर से चौड़ा भाग है, थोड़ा सा चौड़ा भाग है, इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र। और ये जो नलीनुमा स्ट्रक्चर है इसको वर्तिका कहा जाता है। तो स्त्री केसर के 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होता है स्त्री केसर का सबसे पहला भाग होता है, जहां पर नर युग्मकोद्भिद आकर बैठता है और यहाँ से परागनली का निर्माण होता है। सारी संरचनाएं परागनली कैसे बनती है सारी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप नाम सुन लीजिए। वर्तिकाग्र ये वाला भाग है, वर्तिका ये लंबी पतली नली है और अंडाशय ये फूला हुआ भाग है। इसमें मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है अंडाशय में। और पुष्प का दूसरा जो मुख्य जनन भाग होता है वो पुंकेसर होता है। पुंकेसर। पुंकेसर जो होते हैं वो पुष्पासन से जुड़े रहते हैं या दल से जुड़े रहते हैं। ये पुष्पासन से जुड़े हुए पुंकेसर है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के भी 2 भाग पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको पराग कोश कहा जाता है। पुंकेसर का ये वाला जो भाग होता है इसको पराग कोश कहा जाता है। ये पराग कोश, ये बाइलोब्ड संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। और ये जो डंठल नुमा संरचना होती है जो पराग कोश और पुष्पासन या बाह्यदल को जोड़ती है आपस में, इसको डंठल कहा जाता है। डंठल। तो ये पराग कोश है, ये डंठल है, ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर का जो ये समीपस्थ सिरा होता है, ये समीपस्थ सिरा, समीपस्थ पुंकेसर का ये जो समीपस्थ सिरा होता है, समीपस्थ सिरा, ये या तो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, या तो पुष्पासन से जुड़ा रहेगा, पुष्पासन से, या दल से जुड़ा रहेगा। या तो ये पुष्पासन से जुड़ा रहता है या दल से जुड़ा रहता है, दल या बाह्य। तो ये समीपस्थ सिरा होता है और ये दूरस्थ सिरा होता है। दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा पराग कोश से जुड़ा रहता है। तो ये पुष्पासन पर पुष्प आसित है और पुष्प के ये 2 मुख्य जनन भाग है, स्त्री केसर और पुंकेसर। इनके अलावा कुछ 2 सहायक भाग होते हैं। सहायक भाग जो पुष्प में जनन में सहायता करते हैं। सहायक भाग यहाँ पर ग्रीन कलर के बाह्यदल होते हैं, इनको बाह्यदल कहा जाता है, जो अक्सर हरे कलर के पाए जाते हैं। बाह्यदल, बाह्यदल, ये बाह्यदल जो होते हैं ये इस तरह से लगे रहते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। नॉर्मली पादपों में ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। उसके बाद चमकदार कलर के, चमकीले कलर के यहाँ पर दल पुंज पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं, दल। और दल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। चमकदार क्यों होते हैं, क्या कारण है चमकदार होने का, इसकी चर्चा अपन परागण की प्रक्रिया में डिटेल से करेंगे।
तो पुष्प के ये 4 भाग हो गए, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, बाह्य दल और दल, बाह्य दल और दल। ये 4 भाग पुष्प के जनन भाग होते हैं। मुख्य जनन भाग जो है वो स्त्रीकेसर और पुंकेसर है, और ये सहायक जनन अंग है। ये सहायक जनन अंग किस तरह से हैं, परागण की क्रिया में अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सहायक भाग है, पुष्प के सहायक भाग है। तो एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप में पुष्प इस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये जिस पर पुष्प आश्रित रहता है उसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, पुष्पासन ये जो भाग होता है इसको स्त्रीकेसर कहा जाता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। उसके बाद में ये पुंकेसर भाग होता है। पुंकेसर में ये परागकोश होता है जो द्विपालित होता है, और एक डंठल होता है। डंठल का ये जो समीपस्थ सिरा होता है या तो दल से जुड़ा रहेगा या पुष्पासन से जुड़ा रहेगा, और जो दूरस्थ सिरा होता है वो परागकोश से जुड़ा रहता है। तो ये एक तरह से पुष्प की संरचनाएं हैं। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्प एंजियोस्पर्म जो सबसे विकसित पादप है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो परागकोश है द्विपालित संरचना होती है, इसकी 2 पालियां होती है। अगर मैं परागकोश की बात करूं, परागकोश ये द्विपालित संरचना है, 2 पालियां पाई जाती है। और ये जो डंठल होता है, ये डंठल का ये समीपस्थ सिरा कहलाता है, समीपस्थ सिरा, और डंठल का ये दूरस्थ सिरा कहलाता है। दूरस्थ सिरा परागकोश से जुड़ा होता है और समीपस्थ सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा रहता है। चलिए, तो परागकोश एक द्विपालित संरचना है, इसमें 2 पालियां पाई जाती है। परागकोश एक द्विपालित संरचना है, द्विपालित, बाइलोब्ड द्विपालित संरचना है, 2 पालियां होती है, और ये एक खांच इसके बीच में पाई जाती है जो 2 पालियों को अलग करती है। अगर मैं परागकोश को ऐसे काटूं, ऐसे काटने पर ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ये 2 पालियां, एक पाली, दूसरी पाली, ये पहली पाली और दूसरी पाली, और ये बीच में एक खांच पाई जाती है जो इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। इस प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक कोष्ठ, 2 कोष्ठ, एक कोष्ठ और 2 कोष्ठ। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो परागकोश होता है ये चतुकोष्ठी होता है, 4 कोष्ठ होते हैं, चतुकोष्ठी। परागकोश जो है वो चतुकोष्ठी संरचना होती है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, द्विपालित संरचना है और चतुकोष्ठी संरचना है। अब इस प्रत्येक पाली में एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी ऐसी संरचना है जिसमें लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये जो 4 कोष्ठ हैं, इस प्रत्येक एक कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी में जो पुष्प के मुख्य नर जनन भाग होते हैं, परागकण, उनका निर्माण होता है। तो ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ये द्विपालित परागकोश है, 2 पालियों में 2-2 कोष्ठ है, मतलब परागकोश जो है वो चतुकोष्ठी हो गया, और प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। बना देते हैं लघु बीजाणुधानी। प्रत्येक कोष्ठ में ये इस प्रकार से एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, और लघु बीजाणुधानी की 4 परतें होती हैं। ऐसे यहाँ पर भी लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, यहाँ पर भी लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, ये भी लघु बीजाणुधानी। प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है, प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी की लगभग 4 परतें पाई जाती है। तो ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी। तो परागकोश की संरचना आपको समझ में आई होगी। इस परागकोश को मैंने ये ऐसे था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये इस तरह से ये पराग कोश है, तो मैंने इसको ऐसे काटा है और मैंने आपको ये वाला जो सिरा है ये दिखाया, ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में मुझे 4 कोष्ठ दिखे, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हैं। तो इस प्रकार से ये जो पराग कोश है ये चतुकोष्ठी हो गया, और चतुकोष्ठी में प्रत्येक एक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी जो होती है वो लघु बीजाणु का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी में बीजाणु जन उत्तक पाए जाते हैं जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो एक बार लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक पराग कोश की संरचना बनाई है। मैं एक ही लघु बीजाणुधानी को लेकर चल रहा हूं और उसकी 4 परतों का वर्णन करूंगा। चारों परतें समान प्रकार की होती है, तो एक ही लघु बीजाणुधानी की परतों का अपन वर्णन करते हैं। देखिएगा, ये एक ही परत है। यहाँ पर सबसे जो बाह्य परत होती है उसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत का नाम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है। मैं आपको ये जो लघु बीजाणुधानी की परतों के नाम हैं ये अंग्रेजी में याद करने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बाह्य त्वचा के अलावा और भी कोई पर्यायवाची वर्ड आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसको एपिडर्मिस ही कहा जाता है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत का नाम क्या हो गया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर एक और परत पाई जाती है इस प्रकार से, ये, जिसका नाम होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एक और परत पाई जाती है जिसका नाम होता है एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और उसके बाद जो परत आती है तीसरे नंबर की परत, सबसे आंतरिक परत तीसरे नंबर की, जिसका नाम होता है मीजोडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस, और सबसे अंतिम परत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अंतिम परत जो बहुकेंद्रकीय होती है, मतलब उसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो सबसे अंदर वाली जो परत है ये बहुकेंद्रकीय होती है, इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं एक कोशिका में। क्यों बहुकेंद्रकीय होती है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। इस परत का, सबसे बाह्य परत का जो नाम है वो है टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की सबसे जो अंदर की परत जो होती है, सबसे अंदर वाली परत, उसका नाम क्या होता है? टेपिटम नाम होता है। और सबसे बाह्य परत जो होती है उसका नाम एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस तीनों मिलकर लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का कार्य करती है। इन तीनों परतों का जो काम होता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस, इन तीनों परतों का काम जो होता है वो होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा का कार्य होता है। और सबसे भीतरी जो परत होती है टेपिटम, टेपिटम जो होती है पोषक पदार्थ से भरपूर होती है, पोषक पदार्थ से भरपूर। जितने ज्यादा कोशिका में केंद्रक पाए जाएंगे उतनी ही उसमें ऊर्जा ज्यादा पाई जाएगी और उतना ही अधिक पोषक पदार्थ पाया जाएगा। इसमें पोषक पदार्थ क्यों होता है? क्योंकि इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे जो आगे चलकर परागकण बनाते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा और लघु बीजाणु आगे चलकर परागकणों का निर्माण करेंगे। तो उन लघु बीजाणुओं या विकसित हो रहे परागकणों को ये टेपिटम पोषण प्रदान करती है, उनको खाना प्रदान करती है ताकि वे आगे चलकर परिपक्व हो सके। तो टेपिटम का कार्य क्या हो गया? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। टेपिटम का कार्य होता है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। तो लघु बीजाणुधानी की 4 परतें, सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस और टेपिटम। मीजोडर्मिस को मिडिल लेयर या मध्य परत भी कहते हैं, मध्य परत। एंडोडर्मिस को अंतःथिशियम, एंडोथिशियम या अंतःथिशियम भी कहते हैं, एंडोथिशियम।
और एपिडर्मिस बाह्य त्वचा ही है। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, मध्य परत या मेसोडर्मिस और टेपिटम। तो टेपिटम पोषक पदार्थों से भरपूर होती है और टेपिटम का कार्य होता है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। टेपिटम में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब कि टेपिटम जो होती है वो बहुकेंद्रकी होती है। इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्री, इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं। ये पट्टिकाएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि अल्फा सेलुलोज की जो पट्टिकाएं होती है वो आर्द्रताग्राही होती है, आर्द्रताग्राही मतलब कि वातावरण में जो नमी उपस्थित होती है, जो आर्द्रता उपस्थित होती है, उस आर्द्रता को ये एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस की परत, अल्फा सेलुलोज की परतें उस आर्द्रता को ग्रहण करती है, नमी को ग्रहण करती है। ये परतें फूलती है, नमी के कारण, पानी ग्रहण होने के कारण ये परतें फूलती है और जब लघु बीजाणु परिपक्व होकर परागकण बन जाते हैं तब ये इसके स्फुटन में सहायता करती है, लघु बीजाणुधानी के फटने में सहायता करती है। क्योंकि लघु बीजाणुधानी फटेगी तो यहाँ से लघु बीजाणु, विकसित लघु बीजाणु या ऐसा कहूँ कि परागकण जो होंगे वो मुक्त होंगे और परागकण आगे चलकर नर युग्मक का काम करते हुए स्त्री केसर तक पहुंचेंगे और वहां पर परागण की प्रक्रिया संभव होगी और निषेचन होगा और लैंगिक जनन की घटनाएं होंगी। तो ये है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी की चार परतों के नाम आपको याद रहेंगे, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या एंडोथीशियम, मेसोडर्मिस या मिडिल लेयर, मध्य परत और टेपिटम। टेपिटम का कार्य आपको 100% याद रखना है। टेपिटम का कार्य क्या है? लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना। ये लघु बीजाणु को खाना प्रदान करती है। तो उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी और ऐसी 4 लघु बीजाणुधानियां एक परागकोश में पाई जाती है। परागकोश द्विपालित संरचना है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए चतुकोष्ठी होगा। डंठल का समीपस्थ सिरा कौन सा होता है, दूरस्थ सिरा कौन सा होता है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, दल, बाह्य दल, ये कौन कौन से भाग होते हैं, ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इससे अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसको लघु बीजाणु जन उत्तक कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित होती है और इनको लघु बीजाणु जन उत्तक कहा जाता है। लघु बीजाणु जन उत्तक, ये लघु बीजाणु जन उत्तक में, इस लघु बीजाणु जन उत्तक, अच्छा इसकी जो सूत्र गुणिता होती है वो 2n होती है। इस लघु बीजाणु जन उत्तक में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले के समान रहती है, मतलब ये 2n है तो आगे चलकर भी 2n ही रहेगी। ये लघु बीजाणु जन उत्तक में समसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक कोशिका बहुत सारे कोशिकाएं बनाती है समसूत्री विभाजन द्वारा और ये 2n कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इन 2n कोशिकाएं, ये 2n कोशिकाएं इस लघु बीजाणुधानी में भरपूर रूप से पाई जाएगी। ये लघु बीजाणुधानी में भरपूर रूप से ये जो 2n कोशिकाएं जो लघु बीजाणु जन उत्तक से बनी है ये पाई जाएगी। इनको लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहूं या पराग मात्र कोशिका कहूं, पराग मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका आगे चलकर 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगी या 4 पराग कणों का निर्माण करेगी। चलिए देखते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, जैसे ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आप जानते होंगे।
अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले की आधी रह जाती है। ये दो भागों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, लेकिन सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, वो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और ये दो कोशिकाएं बनाएगा, और प्रत्येक कोशिका की जो गुणिता होगी, सूत्र गुणिता होगी, वो n होगी, अगुणित होंगे। ये द्विगुणित है, द्विगुणित में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इन दो अगुणित कोशिकाओं में आगे चलकर वापस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में प्रत्येक कोशिका वापस दो कोशिकाओं का निर्माण करती है ऐसे, और ये चारों मिलकर इस प्रकार से एक लघु बीजाणु चतुष्टय का निर्माण करते हैं। ये एक लघु बीजाणु चतुष्टय है जिसमें 4 लघु बीजाणु पाए जाएंगे। ये चारों लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु, ये 4 लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये 4 लघु बीजाणु आगे चलकर परिपक्व होते हैं और परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं, परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं, पराग कण बनाते हैं। पराग कण एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है, 4 पराग कणों का निर्माण होता है एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। ये इस प्रकार के पराग कण बनते हैं, ये इस प्रकार से 4 पराग कण बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको संक्षिप्त में लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, लघु बीजाणु अगुणित होते हैं, n होते हैं, और पराग कण भी n होते हैं। लघु बीजाणु आगे चलकर परिपक्व होकर पराग कणों का निर्माण करते हैं। देखिएगा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन, ध्यान से देखिएगा, ये परिभाषा आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है आराम से। तो लघु बीजाणु जनन क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या ऐसा कहूं परागकण, लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और ये जो सारी प्रक्रिया है लघु बीजाणु जनन की, ये जो सारी प्रक्रिया है ये लघु बीजाणु धानी में होती है। कहाँ होती है? लघु बीजाणु धानी में। और लघु बीजाणु धानी की संरचना अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण कुछ इस प्रकार से होते हैं। परागकण की संरचना का भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये इस प्रकार से परागकणों की संरचना होती है। इसके ऊपर एक आवरण होता है, ये आवरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ आवरण होता है परागकण के ऊपर। तो नेक्स्ट आगे चलकर अपन परागकण की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। उससे पहले इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लघु बीजाणु धानी की संरचना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। लघु बीजाणु धानी क्या होती है, कैसे लघु बीजाणु धानी से, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जन उत्तक पाया जाता है, और लघु बीजाणु जन उत्तक से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण करती है।
लघु बीजाणुधानी की 4 परतें होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस या मिडिल लेयर, और ये तीनों परतें मिलकर इस लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का कार्य करती है। और लघु बीजाणुधानी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसका नाम क्या होता है? टेपिटम। और टेपिटम जो होती है वो बहुकेंद्र की होती है और पोषक पदार्थों से भरपूर रहती है। भरपूर पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। भरपूर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं तो ये जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं इनको ये पोषण प्रदान करती है, इनको परिपक्व बनाती है और पराग कणों का निर्माण करती है। जब पराग कणों का निर्माण हो जाता है, लघु बीजाणु पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, तब एंडोथीशियम में जो अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिकाएं होती है वो आर्द्रता को ग्रहण करती है। आर्द्रता को ग्रहण कर लघु बीजाणुधानी फूलती हैं और फूलकर स्फुटित हो जाती है, फट जाती है और परागकण मुक्त हो जाते हैं। फिर परागकण किसी न किसी माध्यम से, या तो हवा से या किसी जीव के माध्यम से उड़कर, या जल के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से किसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। फिर इस प्रकार से परागण की क्रिया होती है। परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचकर अंकुरित होते हैं और वहां पर परागनली का निर्माण करते हैं। परागनली निर्माण होकर वहां पर नर युग्मक मुक्त होते हैं और वो स्त्री कैसर के जायांग यानी अंडाशय में जाकर वहां पर जो बीजांड पाया जाता है, बीजांड में भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में भ्रूण का निर्माण करवाते हैं, जनन कोशिका से संलयित होते हैं, वहां पर भ्रूण पोष का निर्माण भी होता है। इस तरह से कुल मिलाकर अंत में बीज का निर्माण होता है और नए पादप की संरचना सुनिश्चित की जाती है। तो ये एक तरह से पूरा लैंगिक जनन का प्रक्रम है। धीरे धीरे एक एक करके अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लघु बीजाणुधानी की परतों के नाम याद रह जाएंगे, पुष्प के कितने भाग होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है, परागकण बनते कैसे हैं, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं ये बातें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अपन परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण एक तरह से नर युग्मक संरचना है, नर युग्मक होते हैं। तो परागकण की संरचना के बारे में एक बार देख लेते हैं। परागकणों का निर्माण कैसे होता है वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। परागकण में 2 परतें पाई जाती है, एक अंतः परत होती है और एक बाह्य परत होती है। अंतः परत कुछ इस प्रकार से होती है। अंतः परत में यहाँ पर एक जनन छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र होता है जिसमें परागनली अंकुरित होती है, और फिर इसके ऊपर एक परत और होती है जो बाह्य परत कहलाती है, और बाह्य परत जनन छिद्र के ऊपर नहीं पाई जाती। इस जनन छिद्र के ऊपर बाह्य परत का आवरण नहीं होता है। ये जनन छिद्र सिर्फ अंतः परत पाई जाती है इसके ऊपर। तो जनन छिद्र के ऊपर बाह्य परत का आवरण नहीं होता है। ये जो परागकण की बाह्य परत होती है ये एक विशिष्ट पदार्थ से मिलकर बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ये जो परागकण की बाह्य परत होती है, बाह्य परत किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसका विघटन करने वाला एंजाइम या कोई केमिकल आज तक नहीं पाया गया। स्पोरोपोलेनिन अविघटित पदार्थ है जिसका आज तक कोई पदार्थ विघटन नहीं कर पाया, ऐसा एक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। परागकणों के ऊपर ये परत पाई जाती है। जैसे ऐसे स्थान जहां पर पहले इतिहास में बहुत ज्यादा वृक्ष पाए जाते थे, बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते थे, उनके परागकण आज भी, परागकण दबने के कारण स्पोरोपोलेनिन आज भी वहां पर पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन को कोई विघटित करने वाला एंजाइम ही नहीं पाया जाता है। आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया जो स्पोरोपोलेनिन को विघटित कर दे। तो स्पोरोपोलेनिन आज तक ऐसा कोई एंजाइम या रासायनिक पदार्थ नहीं पाया गया जो स्पोरोपोलेनिन को विघटित कर सके।
विघटित कर सके, ऐसा कोई पदार्थ आज तक नहीं पाया गया। तो परागकण की जो बाह्य परत होती है, बाह्य चोल होता है, वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलिनिन कितना अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है उसके बारे में आप ये लाइन सुनकर जान चुके होंगे। परागकण की जो अंतः परत होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज वो पेक्टिन, पेक्टिन प्रोटीन के जैसा ही एक पदार्थ होता है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है परागकण की अंतः परत। अंतः परत, तो परागकण की दो परतें पाई जाती है, अंतः परत और बाह्य परत। अंतः परत जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, और बाह्य परत जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है। परागकण के अंदर इस प्रकार से दो भागों में कोशिकाएं विभाजित रहती है। नीचे ये जो कोशिका पाई जाती है ये जनन कोशिका होती है, जो छोटी होती है और इसका जीव द्रव्य भी छोटा होता है, या ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। इस कोशिका का नाम क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका। और यहाँ पर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, इसका केंद्रक भी बड़ा होता है। ये बड़ी कोशिका है, ये इसको कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जो होती है वो जनन कोशिका से अपेक्षाकृत बड़ी होती है, इसका केंद्रक भी बड़ा होता है, अनियमित आकृति का होता है। ये केंद्रक अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, इसकी आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। कायिक कोशिका के केंद्रक की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। और ये जो जनन कोशिका होती है ये इस कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में ही तैरती रहती है। ये जो जीव द्रव्य है जिसमें जनन कोशिका तैर रही है वो कायिक कोशिका का जीव द्रव्य है। तो परागकणों के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जनन कोशिका अपेक्षाकृत छोटी होती है। कायिक कोशिका में विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक होता है, अनियमित आकृति का होता है। और ये जो जनन कोशिका होती है ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। जनन कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ये जो जनन छिद्र होता है इसको जनन छिद्र कहा जाता है। ये जो छिद्र होता है जनन छिद्र कहा जाता है। और परागकण में ये वो स्थान है जहां पर स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग नहीं पाई जाती, स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता। तो जनन छिद्र ऐसा स्थान है यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता इस स्थान पर, जनन छिद्र के स्थान पर। जनन छिद्र आगे चलकर यहाँ से ये जनन कोशिका अंकुरित होती है और पराग नली का निर्माण करती है। यहाँ से पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का निर्माण परागकण की अंतः परत जो होती है उसके समान होता है। मतलब पराग नली की अंतः परत, पराग नली की जो परतें होगी वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी रहेगी, क्योंकि परागकण की जो अंतः परत होती है वो विभाजित होकर पराग नली का निर्माण करती है आगे चलकर। और पराग नली के द्वारा हम वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं, वहां पर जाकर निषेचन की घटनाएं होती है। तो ये जो जनन कोशिका, ये कायिक कोशिका और ये जो परागकण है ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ये नर युग्मकोद्भिद है। परागकण का जो व्यास होता है, ये जो साइज होती है इसकी, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। परागकण की जो साइज होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। तो परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। परागकण की जो अंतः परत होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी रहती है। बाह्य परत जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी रहती है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसको आज तक कोई एंजाइम ऐसा मिला नहीं जो इसको विघटित कर दे। और परागकण का जो जनन छिद्र होता है वहां पर स्पोरोपोलिनिन की परत अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। कायिक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। कायिक कोशिका के पास बड़ा केंद्रक होता है जिसकी आकृति अनियमित होती है, कोई सी भी आकृति हो सकती है, कोई नियमित आकृति इसकी नहीं पाई जाती। ये जो परागकण का जो बाह्य चल होता है स्पोरोपोलिनिन, ये इसकी डिजाइन निर्धारित करता है। डिजाइन कि परागकण की डिजाइन कैसी रहेगी, बाहर से ये कैसा दिखेगा, उसके ऊपर
ये जो डिसीजन होता है ये स्पोरोपोलेनिन का होता है। स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग किस प्रकार की है, उस प्रकार की डिजाइन परागकण की पाई जाती है। आपने जनरली गुड़हल का जो पुष्प लिया होगा और कभी अपन गुड़हल के पुष्प को छूते हैं तो एक पीला पीला सा पाउडर अपने हाथों में आ जाता है। गुड़हल का पुष्प आसानी से अपने यहाँ पाया जाता है। गुड़हल के पुष्प को अगर अपन छुए ऊपर से तो ऊपर ऊपरी सिरे पर जो पीला पीला पदार्थ पाया जाता है वही परागकण है, वही परागकण है। वो परागकण होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। इन्हें नग्न आंखों से स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखना पड़ता है। ये जो परागकण होते हैं ये 60% पादपों में जड़ने से पहले इन दो कोशिकीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दो कोशिकीय अवस्था, एकाई कोशिका और जनन कोशिका। तो परागकण जो होते हैं वो 60% पादपों में 60% पादपों में पादपों की प्रजातियों में 60% पादपों की प्रजातियों में 60% पादपों की प्रजातियों में दो कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। दो कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। जब स्फुटित होते हैं, मुक्त होते हैं, उस टाइम पे इनमें जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 2 होती है। ये दो कोशिकीय अवस्थाओं में जड़ते हैं 60% पादपों की प्रजातियों में। बचे जो 40% है, शेष जो प्रजाति है, उसमें क्या होता है कि जड़ने से पहले ही ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये जो जनन कोशिका होती है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है जड़ने से पहले। तो शेष जो 40% पादप होते हैं, शेष पादपों की प्रजातियों में, शेष पादपों की प्रजातियों में, शेष पादपों की प्रजातियों में जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका जड़ने से पहले 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। इस तरह से 2 नर युग्मकों का निर्माण करने की वजह से एकाई कोशिका और जनन कोशिका ने 2 नर युग्मक बना दिए। मतलब शेष पादपों की प्रजातियों में ये 3 कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं, 3 कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। तो 60% पादपों की ऐसी प्रजातियां होती है जिसमें सिर्फ जनन कोशिका और काई कोशिका पाई जाती है और परागकण जड़ जाते हैं। उसके बाद में कुछ प्रजातियां 40% पादपों की प्रजातियां ऐसी होती है जिसमें ये जो जनन कोशिका होती है 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। 2 नर युग्मकों का निर्माण करने के बाद 3 कोशिकीय अवस्था आ जाती है। तो ये 3 कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। परागकण जो होते हैं वो कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। इनके परागकण जो होते हैं वो, जैसे अपनों ने एक पादप के बारे में अभी अपनों बहुत परेशान थे बहुत दिनों से, एक गाजर घास जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम। तो पार्थेनियम पादप से अपन बहुत दिनों से परेशान थे। पार्थेनियम पादप में क्या होता है कि वो श्वसनी वेदना पैदा करता है, श्वसन में एलर्जी पैदा करता है। पार्थेनियम पादप के जो परागकण होते हैं वो श्वसन में एलर्जी पैदा करते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। इस वजह से पार्थेनियम को जहां दिखे उपाड़ देना चाहिए, जिसको आम भाषा में गाजर घास कहा जाता है। ये अपन भारत मूल का पादप नहीं है, ये भारत ने गेहूं आयात किए थे उसके साथ में आया हुआ पादप है ताकि भारत में ये तबाही मचा सके। तो पार्थेनियम, और ये इसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, ये बहुत तेजी से फैलता है और श्वसन में वेदना करता है, श्वसनी समस्याएं पैदा करता है। तो कुछ पादपों के परागकण ऐसे होते हैं जो एलर्जी कारक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पार्थेनियम। कुछ पादपों के परागकण जो ऐसे होते हैं जिनसे अपने को पावर मिलती है। ऐसे लोग जो दौड़ने का काम करते हैं, खिलाड़ी होते हैं या दौड़ने वाले होते हैं, वो परागकणों से निर्मित कुछ टेबलेट्स आती है उनको लेते हैं।
परागकणों में पोषण पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं, इसलिए परागकणों से टेबलेट्स बनती है। और टेबलेट्स का यूज खिलाड़ी या दौड़ने वाले या जिनको ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि परागकण पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं। तो देखिएगा, इन बातों को देख लेते हैं। कुछ परागकण एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, जैसे गाजर घास या कहूं पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम गाजर घास का जो पेड़, गाजर घास का जो पादप होता है, उसके जो परागकण होते हैं, परागकण वो श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, श्वसनी शोथ या वेदना पैदा करते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, इनसे एलर्जी की समस्या आती है। अच्छा, कुछ परागकण ऐसे होते हैं, कुछ परागकण पोषक पदार्थों से भरपूर रहते हैं, पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं, भरपूर होते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो इन परागकणों से कुछ टेबलेट बनाई जाती है, टेबलेट जो खिलाड़ी हुए, खिलाड़ी या दौड़ने वाले जिनको धावक कहा जाता है, धावक, इनका अत्यधिक उपयोग करते हैं। ठीक है। परागकण की जीवन क्षमता की बात अपन करें तो जैसे ही परागकण बने, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें परागकण जड़ते ही 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अपनी जीवन क्षमता समाप्त हो जाती है। परागकणों की जो जीवन क्षमता होती है कुछ पादपों में आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, जैसे गेहूं और चावल, धान, गेहूं और धान, धान का मतलब चावल, गेहूं और धान ऐसे पादप है जिनके परागकण जो होते हैं वो झड़ने के बाद 30 मिनट के अंदर अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी की बात में करूं, है ना, सोलनेसी की मैं बात करूं, ऐसे पादप है जिनकी जीवन क्षमता जो होती है वो महीनों तक बनी रहती है, महीनों तक वो परागकण कार्य करते रहते हैं। तो इन बातों को भी अपन देख लेते हैं। जैसे गेहूं और चावल, गेहूं और चावल में परागकण की जो जीवन क्षमता होती है, जैसे ही परागकण झड़ेंगे, झड़ने के तुरंत 30 मिनट बाद उनकी जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो परागकण किसी काम का नहीं रहेगा, वो जनन करने योग्य नहीं रहेगा। इसका मतलब गेहूं और चावल में जो परागकण होते हैं उनको जड़ते ही आधे घंटे के अंदर वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो परागण की क्रिया संभव नहीं होगी, परागकण मर जाएंगे, परागकण की जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी। तो इन बातों को भी अपन देख लेते हैं। परागकण की जीवन क्षमता, परागकण की, क्या लिख रहा हूं मैं, परागकण की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता। कुछ पादप जैसे गेहूं, गेहूं व धान, धान का अर्थ बायोलॉजी में चावल से होता है, चावल की बात कर रहे हैं। गेहूं और धान में जो परागकणों की जीवन अवधि होती है वो 30 मिनट होती है, 30 मिनट में इनकी जीवन क्षमता समाप्त हो जाती है। कुछ पादप जैसे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी में दालें आती है, सोलेनेसी ऐसे पादप है जिनमें परागकणों की जीवन अवधि कई महीनों तक बनी रहती है, महीनों तक, महीनों तक बनी रहती है। तो परागकण की जो जीवन क्षमता हो जाएगी 30 मिनट से लगाकर महीनों तक होती है, महीनों तक। 30 मिनट किसमें, गेहूं और धान में। महीनों तक किसमें रहती है, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी के जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी के पादपों में परागकणों की जो जीवन क्षमता होती है वो महीनों तक बनी रहती है। परागकणों को कृत्रिम विधियों से भी सुरक्षित रखा जाता है, उनको भंडारण किया जाता है। कृत्रिम विधि जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन आप जानते होंगे, क्रायो
रिजर्वेशन। क्रायोप रिजर्वेशन में क्या किया जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान होता है, तापमान, और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि किसी कोशिका या किसी पदार्थ, परागकण हुए, बीज हुए, उनको अगर रखा जाए तो उनकी उपापचय क्रियाएं पूर्णतः मंद हो जाती है और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो परागकणों की जीवन क्षमताएं ना खोए, उनको सुरक्षित रखना हो तो उनका क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में इसका भंडारण किया जाता है। तो इससे परागकणों की जीवन क्षमता कृत्रिम रूप से अपन बढ़ा सकते हैं, इनका भंडारण किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी परागकण का भंडारण किया जा सकता है। तो ये थे परागकण के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। परागकण की परतों के बारे में अपनों ने अध्ययन कर लिया। परागकण की 2 परतें होती है, अंतः परत जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, बाह्य परत जो स्पोरोपोलेनिन से बनती है, और लघु बीजाणु के बारे में अपनों ने देख लिया, लघु बीजाणु धानी के बारे में अपनों ने देख लिया। लघु बीजाणु की 4 परतों का अपनों ने अध्ययन किया है। उससे पहले अपनों ने पुष्प की संरचना के बारे में अपनों ने देख लिया है, पराग कोश के बारे में अपनों ने देख लिया है। तो ये जो नर जनन संरचनाएं थी इनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन मादा जनन संरचनाएं, जायांग, अंडप, अंडाशय, बीजांड, भ्रूणपोष, इन सारी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले जोश के साथ। जय मां शारदे।